डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 की साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 10 के साइंस में आज की जो हमारी टॉपिक है वह टॉपिक है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। और रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में आज हम एक प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे, उसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और यहाँ से संयोजन अपक्रिया से आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए गौरपूर्वक आप इसे सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। हमने क्या पढ़ा था कक्षा 9 में कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। बात समझ पा रहे हैं? किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। कह रहा है ना तो कोई परमाणु जो मिश्रण बनाते हैं उससे बाहर जाता है और ना ही कोई परमाणु मिश्रण में बाहर से आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। सपोज करिए जैसे आप चूना लाते हैं, चूना देखें, चूना जो बुझा हुआ चूना होता है उसे ले आते हैं, आप पानी में डाल देते हैं या उसको रख करके पानी डाल देते हैं। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो पानी में घुल जाता है। देखें, घुल जाएगा। घुलने के बाद क्या होता है कि वो जब घुल जाता है तो उसे घुलने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, जब उसको टच करेंगे जिस बर्तन में रखे होंगे तो बर्तन क्या होता है, गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा। आप जब उसमें हाथ डालेंगे तो पानी भी गर्म होता है। आप ये देखे होंगे कि इसमें जो है चूना और पानी ये दोनों आपस में मिल गए, किसी परमाणु का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये दोनों आपस में मिल करके उसमें घुल गए। जैसे चीनी को आप पानी में डालते हैं, चीनी पानी में घुल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूट जाते हैं। जो आबंध होता है जिससे वो कठोर बने हुए थे वो आबंध टूट गया और टूट करके एक दूसरे से जुड़ करके एक नए पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप? परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में पढ़ेंगे। कौन कौन से आबंध होते हैं और कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, एक कैसे बनते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है। इन सब के बारे में हम अध्याय 3 और 4 में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं संयोजन अपक्रिया की। ठीक है, संयोजन अपक्रिया में आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन पहले पढ़ लीजिए तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक बीकर लिया गया है, बीकर में पानी है और पानी में कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इधर देखिए क्रियाकलाप में क्या कर रहा है। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। क्या कह रहा है, बुझा हुआ चूना आपको एक कंटेनर में या एक बीकर में लेना है। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए। जब आप बीकर को टच करेंगे तो आपका हाथ गर्म महसूस करेगा, यानी वहाँ पे गर्मी होगी। बाहर से टच करना, देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? क्या कह रहा है कि जो पानी आप डाले थे उसके तापमान में कोई परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है? तो अब नीचे देखिए क्या है, इसका आंसर आपको पता चलेगा यहाँ से। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। देखिए कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर लीजिए, चाहे आपके पास घड़ी हो, निरमा हो या रिन हो, किसी कंपनी का हो, उसे आप 1 चम्मच लीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए, 1 कप, उसमें सर्फ को डाल दीजिए, शीशे के गिलास में डाल दिए, उसको घोलिए। घोल करके आप पानी में हाथ डालिए तो आपको पानी हल्का सा गर्म महसूस होगा। ठीक है, उसी प्रकार चूने में भी गर्म होता है। कह रहा कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी Ca कैल्शियम का सिंबल है, O ऑक्साइड का सिंबल है। आप समझ पा रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, कठोर है, कठोर। इसके पहले की वीडियो हम बताए थे कैसे हम रिएक्शन के आगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस के बारे में सिंबल लगाते हैं। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। बुझा हुआ चूना इसे कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसके बाद इसमें पानी मिला दिए। पानी कैसा है? लिक्विड है। लिक्विड के लिए हम स्मॉल एल का प्रयोग करते हैं। जब मिला दिए तो इसमें बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ CaOH ट्वाइस,
यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त हुआ। जो आपसे पूछा जाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे CaOH ट्वाइस। क्लियर। एक ऐसा एक्वस है, एक्वस मतलब जलीय, यानी चूना पानी आपस में घुल चुका है, यानी दुधिया पानी आपको दिखाई पड़ रहा है। और क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रही है, यानी वहाँ से गर्मी निकल रही है, जो गर्मी आपके बीकर को, आपके कंटेनर को, आपके बर्तन को गर्म कर देती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। इस अपक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद, कह रहा कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अलग अलग अपकारक हमने लिया था। किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, और कैल्शियम ऑक्साइड को और जल को हमने दो अलग अलग उत्पाद को लिया था, या दो अलग अलग अपकारक को लिया था। दोनों मिलकर के एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं। ठीक है। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आपको यही इतना याद रखना है। ऐसी अपक्रिया, यही आपका डिफिनीशन है, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात। कह रहा है ऐसी अपक्रिया जिसमें दो अलग अलग अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दो अलग अभिकारक थे, दोनों मिल करके कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड नामक एक उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। चले आगे बढ़े। अब कह रहा है यहाँ ऊपर जो आप दिया गया है उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ऊपर की अपक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। आपके घर पे अगर दीवार को पेंट नहीं किया गया हो, दीवार पे चूना लगाया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती हैं। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaC कह रहा है रोचक तथ्य यह है कि संगमरमर, यानी अगर आपसे कोई पूछ ले संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे CaCO3। क्लियर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है CaH, ठीक, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH ट्वाइस देख रहे हैं, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CaOH ट्वाइस एक्वस है, जलीय घोल है। ठीक। उसके बाद आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ क्रिया कर रही, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और उसका पानी धीरे धीरे सूख जाता है और आपकी दीवार पे शाइनिंग आ जाती, चमकने लगती है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अब फार्मूला याद कर लिए, CaCO3 किसका फार्मूला है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और यह संगमरमर का भी फार्मूला है। चले आगे। आइए संयोजन अपक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि कोयले का दहन। कोयले में कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो जाता है यानी जल जाता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस का निर्माण होता है। इन सभी रिएक्शन को आपको एक एक करके प्रैक्टिस करना है, अपने रफ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको कार्बन दे देगा और ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। आप प्रैक्टिस पेपर देखिए और यहाँ पे ऐसे दे देता है, तो फिर आपको ये भरना होता है। इस प्रकार से 4 दे देगा और क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। चले आगे। अगला है H2 यानी गैस, ठीक, और O2 ये भी गैस है, दोनों मिल जाते हैं 2H2, ठीक, O2 मिल जाते हैं, किसका निर्माण हो जाता है, 2H2O यानी जल का निर्माण हो जाता है, यानी पानी का निर्माण हो जाता है। क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, हाइड्रोजन एक प्रकार का आग है, हाइड्रोजन खुद आग है, और ऑक्सीजन आग को लगाने वाला है, लेकिन प्रकृति का ऐसा बैलेंस है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आग बुझाने वाले प्रोडक्ट यानी पानी का निर्माण करते हैं। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं।
सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई जिससे अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अपक्रियाओं में, अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कह रहा है जिसमें उत्पाद तो बनता है साथ में ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऐसी अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। क्लियर। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन जैसे कि CH4 मेथेन कहते हैं इसे, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में मेथेन को जलाएंगे आप, जो आप चूल्हा जलाते हैं। आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बनता है और क्या बनता है, पानी निकलते हैं, भाप, और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, यानी जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे हम अपने जीवन के नित्य कर्म को कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल, आलू तथा ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा। इन कार्बोहाइड्रेटों के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। इस अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है जिसको अध्याय 6 में हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपको एक वीडियो पहले से ही पढ़ा रखी है, आपकी बायोलॉजी 3 चैप्टर तक हमने NCERT पढ़ा के रखी है। अगर आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिए। हालांकि मैं फिर से शुरू से चल रहा हूं और आपको फिर से वो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ जोड़ना है ताकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी तैयारी में आपको आनंद आने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं C6H12O6, एक ग्लूकोज का सिंबल होता है, याद रख लीजिए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, जो ग्लूकोज आप खाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6। और ऑक्सीजन, यानी जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिल जाता है, उसकी उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है और ऊर्जा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके सांस के द्वारा बाहर चली जाती है, पानी आपके यूरिन यानी जब मूत्र विसर्जन करने जाते हैं तो उसके साथ आपका पानी निकल जाता है, पसीने में पानी निकल जाता है, और ऊर्जा बनती है जिस ऊर्जा से आप अपने जीवन के कार्य को करते रहते हैं। साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर के कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि साग सब्जियां जब सड़ जाती हैं और उससे खाद बन जाती है तो कौन सी अपक्रिया, तो आप कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ही एक उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अपक्रिया के बारे में पहचानिए। इसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि हम लोग आज एक रिएक्शन के बारे में पढ़ा जिसका नाम क्या है, संयोजन अपक्रिया। एक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जिसका नाम क्या है, संयोजन अपक्रिया है। अगला वीडियो आपका होगा वियोजन अपघटन अपक्रिया से। मैं आपको बता दूं, आप अपनी बुक में NCERT में से गौर से पढ़िए। हमने सारी बातों को आपको बता दिया, उसे पढ़िए, उसे समझने का प्रयास करिए और जो फार्मूला दिएंगे उस फार्मूला को याद करने का प्रयास करिए। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप उस पर व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन 24 आवर्स में आपको आंसर दिया जाएगा। तुरंत आंसर दे पाना सक्षम नहीं हो पाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऑप्शन होते हैं, इसलिए आपका आंसर 24 घंटे के अंदर में आपको प्रोवाइड अवश्य कराया जाएगा। तो इसी सब उद्देश्य विश्वास के साथ आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।